ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान आसिफ की, जिसने अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए अपनी पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी में लगा दी। एक दिन आसिफ खेतों में काम कर रहा था। अरे भाई आसिफ, सर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मुझे तो अब काम करना भी मुश्किल लग रहा है। क्या कर सकते हैं राशिद, काम तो करना होगा ही। काम नहीं करेंगे तो घर में चूल्हा कहाँ से जलेगा। इस तरह के मौसम में तो घर से निकलने की भी हिम्मत नहीं होती, और फिर तुम हो जो इतनी तेज रफ्तारी से काम करते हो, वो भी बगैर गर्म कपड़े पहने। मुझे काम करते हुए सर्दी का एहसास ही नहीं होता। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहकर दोनों काम करने लगते हैं। काम करते करते शाम हो जाती है। सख्त सर्दी, अंधेरा चारों तरफ। सर्दी इतनी कि जिस्म के साथ साथ रूह भी कांप जाए। राशिद ने आज का काम मुकम्मल कर लिया। चलो अब घर चलते हैं। तुम जाओ, मुझे थोड़ा और काम करना है। इस साल मुझे कम से कम इतने फसल उगाने हैं कि मैं अपनी माँ का इलाज करा सकूं। पर भाई, तुम ऐसे कम कपड़ों में इस जालिम सर्दी में देर तक काम करोगे तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। फिर तुम क्या करोगे? मुझे अपनी नहीं, अपनी माँ की फिक्र है। इस साल कुछ भी हो जाए, मैं अपनी माँ की बीमारी जरूर ठीक करवाऊंगा। चलो ठीक है, तुम काम कर लो। मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है कि मैं यहाँ रुकूं। ये कहकर राशिद अपने घर के लिए निकल जाता है और आसिफ सर्द हवा में काम करने लगता है। इतनी देर में चौधरी हरदयाल आ पहुंचा। अरे ओ आसिफ, बहुत पर निकल रहे हैं क्या? क्या हुआ जागीरदार साहब, मैंने क्या गलती की है कि आप यूं बोल रहे हैं? इस महीने का टैक्स क्यों नहीं अदा किया? काफी हिम्मत हो गई है तुम्हें कि तुमने मुझसे बगावत पर उतर आने का फैसला किया है। ऐसी बात नहीं है जागीरदार साहब, मैंने तो आपका टैक्स जमा करने के लिए पैसे बचाए थे, लेकिन इस सख्त सर्दी की वजह से मैंने वो पैसे अपनी माँ के गर्म कपड़ों पर खर्च कर दिए। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं बहुत जल्द आपका कर्ज अदा कर दूंगा। मुझे तुम्हारी गुर्बत या तुम्हारी मजबूरी से कोई लेना देना नहीं है। तुमने ये भी कैसे सोचा कि तुम मेरे पैसे खर्च कर दोगे और मैं खामोश रहूंगा? पर जागीरदार साहब, मैंने वो पैसे अपनी जरूरत के लिए नहीं, बल्कि अपनी माँ की सेहत के लिए इस्तेमाल किए। मुझ पर एतबार करें, मैं 2-3 दिनों में आपका कर्ज दुगना कर दूंगा। कर्ज तो मैं लूंगा, साथ दुगनी कीमत भी, ताकि तुम्हें सबक मिले और आइंदा तुम मेरे पैसे खर्च करने की हिम्मत न करो। लेकिन जब तक तुम मेरे पैसे वापस नहीं लौटाते, तुम्हें खेत में काम नहीं करना होगा। जिस दिन तुम्हारे हाथ में पैसे हों, उसी दिन तुम खेत में कदम रख सकते हो। आसिफ रोते हुए जागीरदार के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है। ऐसा ना करे जागीरदार साहब, अगर मैं खेत में काम नहीं करूंगा तो फसल कहां से उगेगी, और बगैर फसल के मैं क्या बेचूंगा? मेरे लिए पैसे कमाने का वाहिद जरिया खेत ही तो है। मुझसे मेरी रोजी रोटी मत छीनिए। लेकिन जागीरदार का दिल एक पल के लिए भी नहीं पिघलता। चल यहाँ से निकल जा, ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। मुझे कहाँ से पैसे ला कर देगा? यही समझ ले, जो कुछ मैंने कह दिया वो मैंने कह दिया। मेरे खेत से अपने मनहूस कदम दूर रख। आसिफ मायूस होकर अपने घर की तरफ चल देता है। बीमार माँ मध्यम आवाज में उससे पूछती है, क्या हुआ बेटे, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? सब ठीक तो है ना? माँ, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं किसी काम का नहीं हूँ, ना मैं तुम्हारा इलाज करवा पा रहा हूँ और ना ही तुम्हें सुकून से 2 वक्त की रोटी खिला पा रहा हूँ। पर तुम ऐसी नाउमीदी वाली बातें क्यों कर रहे हो? फसल अच्छी नहीं हो रही क्या? जब खेत ही नहीं बचा तो फसल कहाँ से होगी? तुम कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बताओ। इस बार मैंने वक्त पर जागीरदार को टैक्स नहीं दिया, इसीलिए उसने मुझसे अपना खेत छीन लिया और कहा कि जब तक मैं पैसे लेकर नहीं आऊंगा वो मुझे खेत वापस नहीं करेगा। बेटे तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एक काम करो, जो दवाइयाँ तुम मेरे लिए लाए हो उन्हें दुकान में बेच दो और इस लालची जागीरदार के मुंह पर पैसे मारो। नहीं माँ, मैं तुम्हारी सेहत के साथ खेल नहीं सकता। वैसे भी इतनी सर्दी बढ़ गई है कि तुम्हारी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। अगर तुम दवाइयाँ नहीं बेचोगे
तो पैसे कहाँ से आएंगे बेटा? इसकी फिक्र मत करो माँ, अभी जागीरदार गुस्से में है। मैं 2 दिन बाद फिर उनसे गुजारिश करने जाऊंगा। कौन जानता है, शायद वो मेरी हालत समझे और हमारी मदद करे। चलो ठीक है, अब तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती। आज खाना मैं बनाऊंगा, तुम बहुत कमजोर हो चुकी हो। बीमारी की वजह से ज्यादा थका देने वाला काम ना करना। ये कहकर आसिफ किचन में चला जाता है। वो खाना बनाने के लिए अनाज तलाश करता है, लेकिन कहीं भी उसे अनाज का एक दाना तक नहीं मिलता। फिर वो अपनी माँ के पास आया और कहा, माँ, किचन में कहीं भी अनाज नहीं है, लगता है राशन खत्म हो गया है। सारा दिन तो तुम खेत में काम करते रहते हो और मैं बीमारी की वजह से पूरा दिन चारपाई पर पड़ी रहती हूँ, इसीलिए मुझे पता ही नहीं चला कि अनाज कब खत्म हो गया। अच्छा, तुम मेरा इंतजार करो, मैं पास वाली किराना दुकान से अनाज ले आता हूँ। आसिफ फौरन अनाज लेने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग आदमी सर्दी में कांपते हुए जमीन पर बैठा दिखाई देता है। बाबा, आपको तो बहुत सर्दी लग रही है। हाँ बेटा, दिन ब दिन ये बेरहम सर्दी बढ़ती जा रही है। मैं गरीब, बेसहारा, गरम कपड़े खरीदने के पैसे कहाँ से लाऊं? ये लीजिए, आप ये चादर ओढ़ लीजिए, इससे आपको सर्दी कम महसूस होगी। आसिफ अपनी इकलौती चादर जो उसने इस बेरहम सर्दी में ओढ़ी हुई थी, वो बुजुर्ग आदमी को दे देता है और खुद सर्दी का शदीद असर सहते हुए करियाने की दुकान तक पहुंच जाता है। शंकर भाई, मुझे थोड़ा सा अनाज दे दीजिए और इसकी कीमत आप अपने खाते में लिख लीजिए। नहीं, अब मैं उधार नहीं दूंगा। मैंने खातों के चक्कर में तुम्हें बहुत उधार दे दिया है। अब पहले पुराना कर्ज वापस करो, तभी अनाज मिलेगा। क्या आप भी जिंदगी में साथ छोड़ रहे हैं? मैं आपके पैसे लेकर कहीं भागे नहीं जा रहा हूं। चंद दिनों में सारे पैसे वापस कर दूं। नहीं, अब तक मैंने बहुत मेहरबानी दिखाई है, इससे मुझे काफी नुकसान हो रहा है। खाते वाला काम बंद है, अब पैसे दो तभी अनाज लो। आसिफ की किस्मत ने अचानक ही मुंह मोड़ लिया और उसके लिए हर तरफ के दरवाजे बंद हो गए। वो उदास होकर और कुछ लिए बगैर अपने घर चला गया। इसी तरह भूखे प्यासे उसने 2 दिन गुजारे और आखिरकार हिम्मत जमा करके जागीरदार के घर गया। क्या पैसे लेकर आया या यूं ही खाली हाथ सर उठाकर आया है? जागीरदार साहब, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके सारे पैसे एक साथ वापस कर दूंगा। दिन रात मेहनत करूंगा। जब तक मैं आपका कर्ज अदा नहीं कर देता, चैन की सांस नहीं लूंगा। कि तुम गरीबों के भीख मांगने की आदत मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। जब पैसे लेकर आओ तब मुझसे बात करना। जागीरदार अपनी अमीरी के गुरूर में इतना डूबा हुआ था कि उसे एक गरीब की मुश्किलात नजर नहीं आ रही। वो आसिफ की हालत जानते हुए भी उसकी कोई मदद नहीं करता और उसे जाने को कहता है। जैसे ही आसिफ जाने लगता है, वहाँ गांव का सबसे अमीर आदमी धनराज आ पहुँचता है। कैसे हो जागीरदार जी? अरे धनराज जी, आओ आओ, बताओ कैसे आए हो? मुझे आपसे जमीन के सिलसिले में कुछ बात करनी है। जी को हुक्म दीजिए, आपको कौन सी जमीन चाहिए? मैं फौरन आपके कदमों में उसके कागजात हाजिर कर दूंगा। वो तुम्हारा एक खेत है ना जिसे तुमने आसिफ को उधार पर दिया था, वो जमीन बहुत अच्छी है। मेरा तो दिल उस जमीन पर आ गया है। मैं तुम्हें उस जमीन की दुगनी कीमत दूंगा, वो भी कैश। ये सुनकर चौधरी हरदयाल के अंदर लालच की लहर जाग उठती है और वो बगैर कुछ सोचे समझे आसिफ की आखिरी उम्मीद, वो जमीन धनराज के नाम कर देता है। अगली सुबह होते ही राशिद आसिफ के पास जाकर सारी बातें बताता है। नुकसान हो गया आसिफ, हम बर्बाद हो गए। क्या हुआ राशिद? सुबह सुबह तुम्हारे सर पर कौन सा पहाड़ टूट गया है? जागीरदार ने खेत सेठ धनराज को बेच दिया है। मैंने सुना है कि धनराज इसी खेत में अपनी कोयले की भट्टी लगाएगा। हम सब किसान तो सड़क पर आ गए हैं, अब हम क्या करेंगे? खुदा, हमारे साथ क्या हो गया? मेरे पास अब जीने का कोई जरिया बचा ही नहीं।
एक पल में ही सारी खुशियां तबाह हो गई। आसिफ भाई, जा रहा हूं मैं तो शहर काम करने। अगर तुम मानते हो तो तुम भी चलो। नहीं राशिद, अगर मैं चला गया तो मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा? मैं यही रहकर कुछ ना कुछ करूंगा। राशिद फौरन शहर की तरफ निकल जाता है। कुछ दिन गुजरते हैं और आसिफ की हालत मजीद खराब हो जाती है। भूख से लड़ते हुए आसिफ ने अपने घर को बेचने का फैसला किया और अपनी माँ के साथ जंगल में एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें इस उम्र में इतना कुछ सहना पड़ रहा है। ये सब हमारा मुकद्दर है बेटा। खुदा हमारी आजमाइश ले रहा है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और यूं आसिफ और उसकी माँ जंगल में रहने लगे और जंगल में सर्द हवाएं बहुत तेजी से चलती थीं। एक दिन इस सख्त सर्द मौसम की वजह से आसिफ की माँ बहुत ज्यादा बीमार हो गई और आसिफ परेशान होकर जंगल में जड़ी बूटियां तलाश करने लगा। इसी वक्त उसे फलों से भरा हुआ एक दरख्त नजर आया। उस दरख्त में तो कितने सारे फल थे। आसिफ के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जागी। लोग सच कहते हैं, ऊपर वाला एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा खुद ब खुद खोल देता है। अगर खेत नहीं रहा तो क्या हुआ? अब मैं फल बेचकर गुजारा करूंगा। फिर वो फौरन अपनी माँ के लिए जड़ी बूटियां तोड़कर ले गया। जड़ी बूटियों से माँ की तबीयत में थोड़ी थोड़ी बेहतरी आई और आसिफ ने अगले दिन से फल बेचने का काम शुरू कर दिया। ले लो, ताजा ताजा फल ले लो। मेरा वादा है, एक बार ये मीठे रसीले फल खाओगे तो इसका जायका भूल नहीं पाओगे। ले लो, ताजा ताजा फल ले लो। आसिफ पूरी लगन से ग्राहकों को बुलाता और सारे ग्राहक मजेदार फल देखकर उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। उस दिन आसिफ की अच्छी कमाई हुई और वो अपनी माँ के लिए कुछ कपड़े खरीद कर लाया। ये देख माँ, मैं तुम्हारे लिए गर्म कपड़े ले आया हूँ। ये ऊन के कपड़े तुम्हें जालिम सर्दी से बचाएंगे। तुम हमेशा सिर्फ मेरे बारे में ही सोचते हो, कभी अपने लिए भी कुछ लिया करो। मेरे लिए इतने सारे गर्म कपड़े ले आए, लेकिन अपने लिए एक चादर भी नहीं खरीदी। अब सब ठीक हो रहा है, मैं भी अपने लिए कपड़े खरीद लूंगा। अब हमें सर्दी के तबाहकुन जंगल में नहीं रहना होगा। बहुत जल्द हम गांव वापस जाएंगे और एक अच्छे घर में रहेंगे। उस दिन से आसिफ रोज फल बेचने लगा। फलों की मिठास खुद ब खुद लोगों को अपनी तरफ खींचती थी। देखते ही देखते आसिफ का कारोबार बढ़ गया और वो अमीर हो गया। उसने अपने सारे कर्ज अदा कर दिए। फिर उसने गांव में एक बड़ा घर खरीदा। उसकी कामयाबी देखकर जागीरदार और धनराज चलने लगे और हसद करने लगे। अरे जागीरदार, ये अचानक आसिफ की किस्मत कैसे बदल गई? वो इतना अमीर कैसे हो गया? कौन जाने उस मनहूस का नसीब किस तरह चमक गया। कल तक वो एक एक पैसे के लिए मेरे पैरों पर गिरता रहता था और आज उसने आपसे भी बड़ा घर खरीद लिया। कौन जाने उस मनहूस का नसीब किस तरह चमक गया। कल तक वो एक एक पैसे के लिए मेरे पैरों पर गिड़गिड़ाता रहता था और आज उसने आपसे भी बड़ा घर खरीद लिया। नहीं, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इस गांव में कोई मुझसे ज्यादा अमीर हो। जागीरदार, तुम कुछ करो, मुझे उसकी अमीरी से बहुत रश्क आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं उसकी अकल जरूर ठिकाने लगाऊंगा। लेकिन लेकिन क्या? तुम्हें तो पता ही है सेठ, मैं बगैर पैसों के कोई काम नहीं करता। वैसे भी सुबह से मेरे दाएं हाथ में बहुत खारिश हो रही है। अच्छा, मैं समझ गया। तुम्हें तुम्हारी मन मांगी रकम मिल जाएगी, लेकिन काम होने के बाद अब जाओ और जल्दी आसिफ के बारे में कुछ करो। रात हो जाती है और जागीरदार चुपके से हाथ में मशल लिए आसिफ के घर की तरफ चल देता है। फिर वो बाहर खड़ा होकर हंसते हुए कहता है, आज मैं सारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। न बांस बजेगा न बांसुरी बजेगी। घर के साथ साथ में माँ और बेटे दोनों को भी जला दूंगा। जागीरदार जैसे ही मशल लेकर आगे बढ़ता है, तेज हवाओं की वजह से मशल बुझ जाती है। उसी वक्त धनराज घबराते हुए दौड़कर वहां आता है।
जागीरदार, हम बर्बाद हो गए, सड़क पे आ गए हैं। धनराज जी, आप क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ? मेरी कोयले की भट्टी में आग लग गई। मैंने अपना सारा पैसा कोयले के काम में लगा रखा। खेत के साथ साथ तुम्हारा घर भी जल गया है। ए खुदा, तुमने ये क्या किया? हम अब कहीं के नहीं रहे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। न तो मैं तुम्हें अपना खेत बेचता और न आज मेरा घर जलता। अच्छा, तो नुकसान होते ही तुमने अपना असली रंग दिखा दिया। तुम सीधे हो। ये सब मेरे नहीं बल्कि तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। अगर तुम लालच ना करते तो गरीब की हालत पर तुम्हें हमदर्दी होती। तुम भी कुछ दूध का धुला नहीं हो। नुकसान होने पर दोनों की आंखें खुल गईं और दोनों एक दूसरे को कोसने लगे। धनराज सदमे में आकर गांव छोड़ गया और शहर जाकर रहने लगा। चंद दिन तक चौधरी हरदयाल गली गली ठोकरें खाता रहा। फिर आसिफ ने उसे सहारा दिया। जागीरदार साहिब, क्या आप मेरी फल की दुकान में काम करेंगे? वैसे भी मुझे एक मददगार की जरूरत है। तुम कितने साफ दिल के हो। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम मेरी मदद के लिए आगे बढ़ रहे हो। सच में तुम अजीम हो आसिफ। तुम्हारे साथ काम करना तो मेरा नसीब होगा। मैंने आज तक तुम्हारे साथ जितना भी जुल्म किया है, उस सब के लिए मुझे माफ कर देना। जो कुछ तुमने किया है, ऊपर वाले ने तुम्हें उसकी सजा दे दी है। तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? कुछ दिन के लिए मैं अपनी माँ को लेकर शहर जा रहा हूं। उनके इलाज के लिए तब तक दुकान की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मुझ पर इतना भरोसा मत करो आसिफ। मैं इस लायक नहीं हूँ। मुझे तुम पर नहीं, तुम्हारी पछतावे वाली आंखों पर भरोसा है। और हाँ, जब तक तुम एक नया घर नहीं ले लेते, तब तक तुम मेरे घर पर रह सकते हो। आसिफ चंद दिनों के लिए अपनी माँ का इलाज कराने शहर गया और फिर अपनी माँ का इलाज करवा कर वापस गांव आ गया। जागीरदार ने पूरी ईमानदारी से दुकान और घर दोनों की देखभाल की। राशिद भी गांव वापस आ गया और आसिफ के बढ़ते हुए कारोबार में उसका हाथ बटाने लगा। चाहे कोई जितना भी बुरा काम करे, अच्छे माल का अच्छा नतीजा मिलता है।